हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार साथी जीके पर। आज हम पेट 2022 के एग्ज़ाम से को देखते हुए वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन है वो देखेंगे। अब हमारे पास समय नहीं बचा हुआ है और जो एग्ज़ाम है वो सिर पे है, और जिससे जो निचोड़ मिल सके वो मिल जाए हम लोगों को। तो आज हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, टॉप क्वेश्चन जो बहुत रिपीटेड यूपी ट्रिपल एससी में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हिंदी में क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसमें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप अपने अनुसार देख लेंगे और फिर हम उसका सही आंसर बता देंगे। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही विकल्प बताते हैं। इसका 14 सितंबर है। इसमें पहला विकल्प है 14 नवंबर, दूसरा है 14 दिसंबर, 14 अक्टूबर, तीसरा 14 सितंबर जो दिया हुआ है वो सही है। अगला देखते हैं, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका सही आंसर है अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका सही आंसर अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर सी है छत्रज्ञ। इसका राइट आंसर छत्रज्ञ। फिर चौथा हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निष्कपट का संधि विच्छेद है, तो इसमें विकल्प ए है निष्कपट, दूसरा विकल्प है निष्कपट, और तीसरा विकल्प है निःकपट, और चौथा है निष्क और प्लस पट। तो इसका राइट आंसर है चौथे का, इसका सी है निह और कपट। ये विसर्ग संधि बन जाएगी, जो हम संधि विच्छेद पढ़ते हैं उसी में दिया होता है। अगला हम लोग देखते हैं, उल्लास में कौन सी संधि है, तो उल्लास में उत्त प्लस लास बनेगा जाके ये, तो इसका बी हो जाएगा व्यंजन संधि। उत्त प्लस लास बनेगा जाके उत्त, इसकी व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध इसमें वर्तनी कौन सी है आप लोगों को देखना है। विकल्प ए है अध्ययन, दूसरा है अंतर्धान, तीसरा है अंताक्षरी, चौथा है उज्ज्वल। तो आप लोग देख लेंगे अपने अनुसार। इसका छठे का सी हो जाएगा अंताक्षरी। इसकी अशुद्ध वर्तनी इसमें है अंताक्षरी। उज्ज्वल भी सही दिया हुआ है, अध्ययन भी सही दिया हुआ है, अंतर्धान भी सही दिया हुआ है, तो इसमें अंताक्षरी ही गलत हो जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। पहला विकल्प है ईर्ष्या, दूसरा है पूज्य, तीसरा है वाष्प, चौथा है नुपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला है ईर्ष्या, दूसरा है पूज्य, तीसरा है वाष्प, चौथा है नुपुर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा नुपुर। अगला देखते हैं हम लोग, हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाता है विस्मय बोध। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं, तो इसमें विस्मय हो जाता है, विस्मय बोधक आ जाता है। विकल्प अपने अनुसार देख लेंगे, विकल्प ना बोलकर हम सही आंसर बोल देंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। 9 का देखते हैं हम लोग, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जिस किसी एक व्यक्ति का वस्तु या बोध से उसे कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं हम लोग, दूध में कौन सी संज्ञा है, तो द्रववाचक है दूध में। आप लोग बहुत बार रिपीटेड रहता है यूपी ट्रिपल एससी का, द्रववाचक समूहवाचक ही पूछी जाती रहती हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, तो प्रविशेषण बी, विकल्प बी हो जाएगा प्रविशेषण। और 12वें का देखते हैं हम लोग, पुल्लिंग शब्द, इसमें याचना, सेना होती है, प्रवेश होता है, संस्था होती है, याचना होती है, प्रवेश होता है, इसमें एक निकल रहा है, तो प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश ही है जो पुल्लिंग है। अगला देखते हैं हम लोग, कृत, 13वें का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है क्रिया में। इसका सही विकल्प हो जाएगा क्रिया में। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इनका प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें देवरानी में स्त्री
इन का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में है। धोबिन है, तेलिन है, बाघिन है। वह प्रत्यय जो इन सबसे बाद में आता है, प्रत्यय उपसर्ग पहले आते हैं, प्रत्यय बाद में आता है। देवरानी में हुआ है प्रयोग, देवरानी में नहीं हुआ है। धोबिन में हुआ है, बाघिन में हुआ है, तेलिन में हुआ है। और देवरानी जो है एक ऐसा शब्द है जिसमें नहीं हुआ है, तो सही कर लेंगे हम लोग। 15वां देखते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे ही देखना है आप लोगों को। तो इसमें के लिए संप्रदान अलग होना होता है। के लिए संप्रदान जोड़ना, संप्रदान के लिए किसी के लिए जोड़ना, इसका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं हम लोग 16वें का। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? आप निजवाचक है या निश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक है। आप या निजवाचक है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? लिखवाना, चलना, गरमाना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणार्थक संज्ञा वो होती है संज्ञा जो दूसरे से करवाई जाती है। तो लिखवाना, ये हमसे नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे से करवाते हैं, इसमें लिखवाना हो जाएगी प्रेरणार्थक संज्ञा। अगला देखते हैं हम लोग। वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार के क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पहला विकल्प है कर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया, तीसरा है द्विकर्मक क्रिया, चौथा है संयुक्त क्रिया। तो वह घर पहुंच गया, इसमें इस वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो इसके अनुसार हम लोग कर देंगे। वह घर पहुंच गया, वह पहले आया है और फिर घर पहुंचा है, तो इसमें संयुक्त क्रिया लग जाएगी। संयुक्त क्रिया। गाय का बहुवचन है गायें, गायों, गायें और गायें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायें। इसका सही आंसर गायें हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? अगला देखेंगे 20 नंबर जो क्वेश्चन है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? पढ़ी जाती है कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। तो पढ़ी जाती है तो ये हमारे कर्म को बताता है, पढ़ी जाती है हमारे कर्म को बता रहा है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? जब हम लोग शब्द पढ़ेंगे तो उसमें दिया है, तो इसमें 21वें का दिया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? बेगम है, पैगंबर, बारूद, चेचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैगंबर। पैगंबर नहीं है, बाकी सारे हैं, हमने पहले ही बता दिया था। बेगम है, बारूद भी है, चेचक है। पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं, अरबी भाषा का है। उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? 22वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पूर्णभूत है ये। इसका डी हो जाएगा, पूर्णभूत है। अगला देखते हैं हम लोग। कुछ किस प्रकार का परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? कुछ अति, इसमें विकल्प है अधिकत्वबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्तिवाचक, डी है तुलनावाचक। तो इसका राइट आंसर है बी, न्यूनताबोधक। इसका राइट आंसर है बी, न्यूनताबोधक। अगला देखते हैं 24। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये है कंठ। कंठ है और तालु है, तो कंठ तालु तालव्य, कंठ तालव्य इसका पूरा कहते हैं इसको। विकल्प ए सही हो जाएगा, कंठ तालव्य। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट, इसमें 2 बार आ रहा है, तो इसमें तुम्हारा अव्ययी भाव भरपेट 25वें का, इसमें विकल्प ए है अव्ययी भाव, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव हो जाएगा। भरपेट, सरासर, जिसमें भी उपसर्ग लगे होंगे ये सब अव्ययी भाव के आ जाते हैं। और तत्पुरुष इसमें जिसमें कर्म प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होते हैं। और द्विगु होता है संख्यावाचक और द्वंद्व होता है एक दूसरे के विपरीत, अनुलोम विलोम होता है। अगले देखते हैं। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो विकल्प ए दिया है विस्मय बोधक, दूसरा है सीमा बोधक, तीसरा है प्रश्न बोधक, चौथा है निषेध बोधक। तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, निषेध बोधक। इसका राइट आंसर निषेध बोधक हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग।
स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्वर्ग है, दंड है, जाति है, यवन है। तो इसमें स्त्रीबोधक जो विसर्ग है उसका चुनना है हम लोगों को, स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। स्वर्ग, दंड, जाति। स्वर्ग होता है, दंड होता है, यवन होता है, जाति होती है। तो स्त्रीलिंग इसका आराम से कर देंगे शब्द का प्रयोग करके। जाति इसमें स्त्रीलिंग है। अगला देखते हैं हम लोग, उनमें किस प्रकार का शब्द है। पहला है विदेशज, दूसरा है देशज, तीसरा है तद्भव, चौथा है तत्सम। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी, तद्भव है। उनमें एक तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो उपासना, उपवन, उत्थान, उपदेश। तो सी दूर से ही लग रहा होगा, उत्थान में नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में लगा हुआ है। तो अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है। उरग, फणी, हिरण्य, पन्नग। तो इसमें पूछा है पर्यायवाची जिसमें नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी। इसका हिरण्य नहीं है सर्प का पर्यायवाची, बाकी उरग भी है, पन्नग भी है, फनी भी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। पहला है आश्रय, दूसरा है अपराधी, तीसरा है आग्नेय, चौथा है अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थ। अगला देखते हैं हम लोग, वन वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो नौप तत्पुरुष है, अलोक तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्लुक तत्पुरुष है। अगले देखते हैं हम लोग, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वही मनुष्य, मनुष्य 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे। आपने अगर अलंकार पढ़े होंगे तो आराम से कर लेंगे। 34 का बी है लटानुसार, लटानुप्रास। 2 बार मनुष्य रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा इच्छावाचक वाक्य है। मैंने खाना खाया है, मैंने तुम्हारा नाम क्या है, मैंने क्या होगा, मैंने कहा होगा, और डी है तुम अपने कार्य में सफल रहो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तुम अपने कार्य में सफल रहो। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी इच्छा है, तुम हमारे अपने कार्य में सफल रहो। तुम्हारा क्या नाम है, ये हमारी इच्छा नहीं। मैंने खाना खाया, ये तो हम बता रहे हैं। मैंने कहा होगा, ये हम एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तुम अपने कार्य में सफल रहो। अगला देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें विकल्प ए है हम तो अवश्य जाएंगे, दूसरा है थोड़ी देर बाद वापस लौट आएँ, तीसरा है कृपया आप ही यह बताएं, चौथा है यह कहना आपकी गलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थोड़ी देर बाद में वापस लौट आएँ, थोड़ी देर बाद में वापस लौट आएँ। अगला देखते हैं हम लोग, कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है। तो चोर का कुंभिल है, कुबेर, राजा, इंद्र, ये सब उनके पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं हो सकता। सफल का विलोम नहीं हो सकता। सफल का असफल हो सकता है, निष्फल हो सकता है, विफल, कुफल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुफल ही नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकते हैं। एक छूट रहा है, चलो देखते हैं, आगे देख लेंगे हम लोग। इसका कुफल हो जाएगा। फिर 43वां क्वेश्चन देखते हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ये पूछा जाता रहता है, ठेठ हिंदी का ठाठ 2-3 बार हमारे यूपी SSS में रिपीट हुआ है और बहुत बार पूछा गया है। बहुत उनका एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं उनका बहुत ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ऑप्शन 1 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन 2 है किशोरी दास वाजपेयी, तो ऑप्शन 3 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी है ज्योतिष ऋषिवर ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका राइट आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला देखते हैं हम लोग, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो ममता रहित, ममताहीन, निर्मम, निर्मय, ये इसका
44 का बी हो जाएगा निर्मम, मतलब वो नहीं होता है जिसमें ममता नहीं होती, निर्मम हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी, या ऐसे न्यूज़पेपर में हेडिंगें आती हैं, उससे ही आप देख लेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। अगला देखते हैं हम लोग 45वां। निम्नलिखित में से किसमें मुहावरा एवं उसके अर्थ का सुमेलन नहीं है? तो देखने, ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना, यह भी सही है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ये भी सही है। और इसका जो अगला है तुम्हारा कलेजा ठंडा होना, बाधा दूर होना, और गांठ में बनना, खूब याद आना, तो डी वाला भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कलेजा ठंडा होना, बाधा दूर होना। ये कलेजा ठंडा होना, बाधा दूर होना, ये नहीं है, ये बाकी सारे सही हैं, सही अर्थ हैं। तो कलेजा ठंडा होना, बाधा दूर होना, यही नहीं है सही। अगला देखते हैं हम लोग। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? पहला है भय, दूसरा है उत्साह, तीसरा है जुजुप्सा, चौथा है विस्मय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जुजुप्सा। विभक्त रस का स्थायी भाव, जो जुजुप्सा नहीं है, जुगुप्सा, बाकी सही है। आगे देखते हैं हम लोग। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं, गति कहते हैं, गढ़ कहते हैं, तुक कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है यति, यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कन्नौजी थी, सदुक्कड़ी थी, ब्रज थी, खड़ी बोली थी। तो इनकी जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है स्टेटमेंट, ये ये एंडोर्समेंट, नोटिफिकेशन और इन लॉस। इसका 50वें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नोटिफिकेशन। अधिसूचना नहीं जारी की जाती है, जो सरकार के द्वारा या किसी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आ गया है या अधिसूचना जारी कर दी गई, ऊपर हिंदी में अधिसूचना लिखा रहता है और इंग्लिश में नोटिफिकेशन लिखा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज बस इतना ही हिंदी में, और अभी पेट के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसमें हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, यूपी ट्रिपल एससी घटना चक्र से लिए गए हैं और जो यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बार पूछे जाते रहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया गया है नीचे, आप लोग देख लेंगे और हम बता देंगे। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो इसमें सही आंसर दिया हुआ है सीता। मिथिलेश कुमारी मिथिला के, इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। मिथिलेश कुमारी मिथिला के राजा जनक की पुत्री अर्थात सीता को कहा जाता है। इनके पर्याय हैं सीता, वैदेही, जानकी, जनक सुता, ये इनके पर्यायवाची हैं। और भूमिजा, रामप्रिया, ये भी देख लेंगे, इसमें पूछा जाता रहता है, पर्यायवाची भी पूछ देते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। इसमें तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें सीता दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे, हम लोग बोलते चले जाएंगे, आप लोग देख लेंगे अपने साथ। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो इसका इधर दिया हुआ है सख्य भाव, विकल्प ए सही होगा, प्रणय, प्रलय सही होगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रलय कहा जाता है। अगला देखते हैं तीसरा, अभ्यंतर का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। चलो अगला देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। चलो इसमें अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुलिखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है वो गुरुलिपि लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो और इसका राइट आंसर है वाराणसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। अगला देखते हैं हम लोग, एक सेकंड। ऊ हमरा के खेलही ना देत रहे, कहाँ की बोली है? तो आराम से कर लेंगे, इसमें भाषा ऐसे ही भोजपुरी
इसमें दिया हुआ है भोजपुरी। अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर। इसमें बोली का क्षेत्र जब छोटा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो इसका राइट आंसर है उपभाषा। इसका राइट आंसर है उपभाषा बन जाती है। तो अगला देखते हैं, बोली का क्षेत्र जब बड़ा हो जाता है, इसमें दिया है, एक्सप्लेन कर दिया गया, साहित्य की जब रचना होने लगती है तो वो उपभाषा बन जाती है। छठा देखते हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? तो हिंदी भाषा की 5 बोलियाँ हैं। मारवाड़ी है, कौरवी है, ब्रजभाषा है, अवधी है, भोजपुरी। ये एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये भी देख लेंगे। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। आप जब भाषा पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा। अगला देखते हैं लोग, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ब्रज जो हिंदी की पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। तो पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं ब्रज है, कन्नौजी है, बुल्देनी है, खड़ी बोली है, राजस्थानी है। पूर्वी हिंदी में एक ही अवधी है जो बहुत बार पूछी जाती है, बाकी हैं तो 2 और हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। अवधी बहुत बार पूछी जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उसके लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो हिंदी की 343 जो अनुच्छेद 343 उसमें राजभाषा के बारे में दिया हुआ है। इसमें दिया है, हिंदी के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसके लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है 343 में, अभी हम लोग ने वो पढ़ा, एक्सप्लेन कर। पर मथुरा और वृंदावन में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो ब्रज बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, पहाड़ी नहीं बोली जाती है। इसमें राइट आंसर पहाड़ी भाषा का उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, जबकि ब्रज और ये सब बोली जाती हैं, पहाड़ी छत्तीसगढ़ी बोली। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं? तो कन्नौजी भी है, भोजपुरी भी है, ब्रज है, मेवाती नहीं है। मेवाती हरियाणा राजस्थान में बोली जाती है। ये मेवाती हरियाणा राजस्थान में बोली जाती है। 1 सेकेंड ऊपर करेंगे तो देख लेंगे आप लोग, ये दिया, इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं? फिर से भैया, जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसमें बुल्देनी और कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ से कहाँ तक है ये भी देख लें। कन्नौजी बुल्देन दोनों बोलियाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। कन्नौजी कहाँ से कहाँ तक है? 1 सेकेंड। कन्नौजी तुम्हारे कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया जिलों में बोली जाती है। बुंदेली, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जिलों में बोली जाती है। और विकल्प इसका कौन सी बोली जाती है? तो बुंदेली बोली जाती है। कन्नौजी, 1 सेकेंड। अगला देखते हैं हम लोग, इलाहाबाद में कौन सी बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका अवधी बोली जाती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद, लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इसमें सब अवधी भाषा बोली जाती है। ये देवा है, इसके एक्सप्लेन दिया हुआ है। कन्नड़, अगला देखते हैं हम लोग, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका राइट आंसर है द्रविड़ भाषा के परिवार से। कन्नड़ का संबंध, इसमें एक्सप्लेन देख लेंगे हम लोग। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। अगला देखते हैं हम लोग, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ये बोला गया होगा, तो पुर्तगाली भाषा से आया है। तो अगला देखते हैं हम लोग, हड़ौती बोली जाती है। हड़ौती मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। हड़ौती राजस्थान की भाषा है, पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः बोली जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है।
तो गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है, उधर साइड में गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, इनमें क्या है, इनमें सब भोजपुरी बोली जाती है। ये इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, देख लेंगे आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। सही अनुवाद, प्रदूषण से बचाना, पर्यावरण को हानि पहुंचाना, इसमें ऊपर दिया हुआ है डाइजेस्टर टू एनवायरनमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो पर्यावरण को हानि पहुंचाना। इसमें एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में तो किसी भी में दिया ही नहीं है, तो सीधा सीधा आप देख लेंगे, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, तो इसका बी हो जाएगा सही। तो आगे देखते हैं हम लोग, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। तो हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, तो इसमें डी हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं है, बाकी सब हिंदी भाषी राज्य हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। और अगला देखते हैं हम लोग, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूपी ट्रिपल एससी में रिपीट हुआ है। प्रिय प्रवास, खड़ी भाषा जो खड़ी बोली है वो उसका प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति आधारित स्तंभ है, जिसमें 17 उपसर्ग हैं। जिसमें कितने हैं, 17 उपसर्ग हैं। और जिसमें श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा और ब्रजवासी गोप गोपिकाओं, एक सेकेंड,